नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन भर की सबसे बड़ी खबरों की। G20 समिट के दूसरे और आखिरी दिन G20 के मेहमान देश के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर पीएम मोदी ने सभी नेताओं को खादी के शॉल के साथ स्वागत किया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया। G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया। ब्राजील अगले साल होने वाले G20 समिट का आयोजन करेगा। अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वन फ्यूचर वन वर्ल्ड की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनता देखें। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें देशों के केवल हित ही नहीं हो बल्कि हृदय भी जुड़े। अब क्यों अहम है यह खबर, ये जानते हैं। भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है। G20 का अगला सम्मेलन 2024 में ब्राजील में आयोजित होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लूला डिसिल्वा को शुभकामनाएं भी दी। वहीं अध्यक्षता मिलने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा, आज महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि देते वक्त मैं काफी भावुक था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राजील की प्रेसिडेंसी की 3 प्राथमिकताएं होंगी, जिसमें सामाजिक न्याय, भुखमरी के खिलाफ लड़ाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दुनिया के संस्थानों में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल होंगे। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के कुछ मिनट बाद ही भारत ने चीन को एक बड़ा संदेश दिया है। भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। इस परियोजना का शिलान्यास 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के देवक ब्रिज से करेंगे। LAC पर चीन की लगातार चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के न्योमा बेल्ट में एक नए एयरफील्ड के निर्माण पर कुल 218 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब जानते हैं कि इस खबर की अहमियत क्यों है। चीन को सीमा पर कड़ी टक्कर देने के लिहाज से इस एयरफील्ड के निर्माण को काफी अहम कदम माना जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 3 साल पहले से किया जा रहा है। इसे सैनिकों और सामग्री के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया था। साल 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी जारी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुरैना में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इन दोनों पर जमकर निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की आवाज उठाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने उन्हें सड़क पर उतर जाने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया था कि या तो कमलनाथ सरकार रहेगी या फिर वह रहेंगे और परिणाम जनता के सामने है। अब इस खबर की अहमियत समझते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा वोटरों को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। यह यात्रा देश के कई राज्यों में निकाली जा रही है। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में हलचल देखने को मिल रही है। एक और घोसी उपचुनाव को इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। इसी बीच ओपी राजभर ने एक बड़ा दावा किया है कि वो योगी सरकार में मंत्री बनेंगे। इस पर सुभाषपा से अलग होकर बनी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने ओपी राजभर को एक चैलेंज दिया है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर ने ओपी राजभर को जहूराबाद विधानसभा से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया है। उनका कहना है कि जहूराबाद सीट पर ओपी राजभर सिर्फ समाजवादी पार्टी के कारण जीत पाए थे। ब्रजेश राजभर ने कहा कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर इस्तीफा देकर फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ लें, वो इसे जीत नहीं पाएंगे। अब इस खबर की अहमियत को समझते हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हुए घोसी उपचुनाव और एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं इस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर की बेइज्जत दांव पर लगी थी। फिलहाल घोसी चुनाव हारने के बाद ओपी राजभर के मंत्री पद को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे। इस बीच सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर को एक नया चैलेंज दे दिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। शाहरुख खान की फिल्म जवान सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और शानदार कमाई कर रही है। जवान ने अपनी रिलीज के पहले दिन 75 करोड़ रुपए कमाई की। वहीं दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिल्म में 53 करोड़ रुपए का कारोबार किया। अब शाहरुख खान की फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। जवान ने तीसरे दिन 75 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ ही फिल्म की कुल कलेक्शन 200 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। अब इस खबर की अहमियत को समझते हैं। शाहरुख खान का क्रेज दर्शकों के सिर पर सवार है। लोग फिल्म को लेकर जितना एक्साइटेड थे, उसका नतीजा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जवान थिएटर्स में धमाल मचा रही है और दर्शक इसे अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं। फिल्म 3 दिनों में 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। इसके साथ ही जवान ने ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज के लिए डेली लाइन के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।